नमस्ते दोस्तों। चाय गरम रखो क्योंकि आज हम शुरू कर रहे हैं हॉरर की एक सबसे आइकॉनिक कहानियों में से एक, ब्रैम स्टॉकर की 1897 में छपी हुई नॉवल ड्रैकुला से। अगर आप चाहते हो तो असली किताब आप ऑनलाइन फ्री में भी पढ़ सकते हो। ड्रैकुला बाय ब्रैम स्टॉकर पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। मैंने उसी किताब के हर एक छोटे डिटेल को इस कहानी में शामिल करने की कोशिश की है। चलो अब चाय थोड़ी और गर्म कर लो और अगरबत्ती भी हो सके तो जला लो, क्योंकि कहानी अब डार्क होने वाली है। कहानी शुरू होती है 3 मई से, जब हमारा हीरो जोनाथन हैकर अपनी फियांसे मीना को लंदन छोड़कर यूरोप के दूसरे कोने पेंसिल्वेनिया के लिए निकल रहा था। वो एक ज़मीन की डील फाइनल करने जा रहा था, एक क्लाइंट के लिए जिसका नाम था काउंट ड्रैकुला। मुनिच, वियना, बुदापेस्ट, ट्रेन की लंबी सफ़र। हार्कर अपनी डायरी में लिखता है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा था उसे लग रहा था कि वो वेस्ट को छोड़कर ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। बुदापेस्ट के शहर उसे ऐसे लग रहे थे जैसे वो तुर्की की हुकूमत वाले इलाके में आ गया है। रात को वो क्लसनबर्ग में रुका, होटल रॉयल में। डिनर में उसने एक अजीब सा डिश खाई, पेप्टिका हैंगी। डिश तो बहुत ही स्वादिष्ट थी, पर उसने हार्कर की पूरी रात हालत टाइट कर दी थी और उसे अजीब से खौफनाक सपने भी आने लगे। उसकी खिड़की के नीचे पूरी रात एक कुत्ता रोता रहा, जैसे किसी आने वाली मुसीबत का सिग्नल दे रहा हो। लंदन में हार्कर ने ब्रिटिश म्यूजियम में खूब रिसर्च की थी पेंसिल्वेनिया के बारे में। उसे पता चला था कि ये कारपेंथियन पहाड़ों के बीच यूरोप का सबसे बड़ा जंगल और अनजान इलाका है। यहाँ सैक्सन्स, वेलिश, मैगियर्स एंड सर्केलिस जैसे अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। सबसे डरावनी बात जो उसने इन पहाड़ों के बारे में जाना था वो ये थी कि हर तरह का अंधविश्वास और सुपरस्टिशन पेंसिल्वेनिया के इन कारपेंथियन पहाड़ों में मानो सिमटा हुआ है। जैसे कि दुनिया का हर वो अंधविश्वास मानो पेंसिल्वेनिया को अपना घर मानता हो। हार्कर तो एक सीधा साधा अंग्रेज वकील था जिसे इन सब बातों में यकीन नहीं था, लेकिन उसके जिस्म में मानो एक हल्का सा डर बैठ गया था। वो सोचता था, जब मैं काउंट ड्रैकुला से मिलूंगा तो उससे इन सब सुपरस्टिशन के बारे में जरूर पूछूंगा। पर उसे कहाँ पता था कि वो जल्द ही उन सुपरस्टिशंस का हिस्सा बनने वाला है। अगली सुबह 4 मई को ट्रेन लेट से चली। हार्कर ने अपनी डायरी में मजाक में ही लिख दिया, लगता है जितना ज़्यादा तुम पूरब की तरफ जाते हो ट्रेन्स उतनी ही ज़्यादा अनपंक्चुअल हो जाती है। चाइना में तो पता ही नहीं क्या हाल होगा। पूरा दिन सफ़र में ही निकल गया। ट्रेन ऐसे ऐसे खूबसूरत इलाकों से गुजर रही थी जहाँ छोटे छोटे कैसल्स पहाड़ों की चोटियों पर दिख रहे थे, जैसे किसी पुरानी किताब से निकल कर आए हों। पर लोग लोग अजीब से थे। हार्कर ने देखा कि स्टेशन पर खड़े कुछ लोग यूरोप के कॉमन किसानों जैसे थे, पर बाकी कुछ लोग स्लोवैक्स थे जो बिल्कुल जंगली लगते थे। उनकी बड़ी काउबॉय जैसी टोपियाँ, ढीली ढाली गंदी ट्राउजर्स और लगभग 1 फुट चौड़ी लेदर बेल्ट जो ब्रेस के नेल्स के साथ जुड़ा हुआ था। लंबे काले बाल और घने मूछें। हार्कर को लगा जैसे वो किसी फार ईस्ट के डाकुओं के बैंड को देख रहा था।
उसे तो बस बिस्ट्रल्स पहुंचना था, जहां से काउंट के आदमी उसे लेने वाले थे। शाम हो चुकी थी। अंधेरा का हल्का रंग छा चुका था जब वो ब्रिस्ट पहुंचा। बिस्ट्रिस एक पुराना और सुनसान सा शहर था। फ्रंटियर पे होने के कारण इसने कई जंग और आफत देखी थी। हार्कर को गोल्डन क्राउन होटल में रुकना था। होटल खूबसूरत था और उसे पुराने जमाने का भी लग रहा था। वो उस होटल को अंदर से देखना भी चाहता था। जैसे ही हार्कर ने अपना बैग उतारा और दरवाजे की तरफ बढ़ा, उसने देखा कि एक बुढ़िया किसानों के सादे कपड़ों में खड़ी थी। उसका चेहरा भले ही खुशमिजाज लग रहा था, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो बहुत कुछ छिपा रही हो। उस बुढ़िया ने सर झुकाया और धीमी से तीखे स्वर में सिर्फ 3 शब्द बोले, जिन्हें हाकर ने मुश्किल से पहचाना। द हर इंग्लिशमैन। हारकर समझ गया कि वो बुढ़िया उसका ही इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर में उसे एक खत मिला, काउंट ड्रैकुला का। मेरे दोस्त कारपेंटियन में आपका स्वागत है। मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। आज रात अच्छी नींद लें। कल 3 बजे बुकोवीना के लिए गाड़ी चलेगी। आपके लिए एक जगह बुक है। बोर्गो पास पर मेरे कॉटेज आपका इंतजार करेगा, आपको मेरे पास ले आने के लिए। मुझे यकीन है कि आपकी लंदन से सफर अच्छी रही होगी और आप मेरे खूबसूरत देश में अपनी स्टे का मजा लेंगे। का दोस्त ड्रैकुला। हार्कर को शुरू में ये सब कुछ बहुत अच्छा लगा। एक नया दोस्त, वो भी एक बड़ा आदमी, जिसके तरफ से उसे ऐसा शानदार स्वागत मिला। उसने सोचा कि उसकी सारी चिंताएं फिजूल में ही थी, पर वो नहीं जानता था कि अगले ही पल उसके दिल में डर का बीज डाल दिया जाएगा। अगली सुबह 4 में हार्कर ने होटल के मालिक से काउंट ड्रैकुला और उसके कैसल के बारे में सवाल पूछना शुरू किया, और वहीं सारा माहौल मानो बदल सा गया। जो मालिक अब तक हार्कर की जर्मन परफेक्टली समझ रहा था, अचानक उसने ना समझने का नाटक शुरू कर दिया था। हार्कर मालिक से पूछता है, काउंट ड्रैकुला के कैसल का रास्ता कैसा है? वहां का मौसम कैसा है? मालिक अजीब से हकलाने लगता है। ऐसा ऐसा तो खत में आया था, बस इतना ही हमें मालूम है। ड्रैकुला कहाँ रहता है, इसका मुझे कोई कोई भी अंदाजा नहीं है। मालिक अपनी बीवी को देखने लगा। दोनों एक दूसरे को मानो दर्द भरी आंखों से देख रहे थे। जब हार्कर ने अब सीधे सीधे पूछ ही लिया कि क्या वो काउंट ड्रैकुला को जानते हैं, तो दोनों मानो आपस में क्रॉस का साइन बनाने लगे और बोलने लगे, प्रभु रक्षा करे, और साफ इनकार कर दिया। आगे कुछ भी बोला ही नहीं उन लोगों ने। हार्कर को लगने लगा कि ये सब शायद सुपरस्टिशियस है, पर उसके दिल में हल्का सा बेचैनी का बीज पड़ चुका था अब। और असली डर तो अब शुरू होने वाला था। जब हारकर जाने के लिए तैयार हुआ, तो वही बुढ़िया जो होटल के सामने मिली थी, भागते हुए उसके कमरे में आई। वो बेकाबू सी लग रही थी। बुढ़िया बोलती है, बेटा, बेटा, क्या आपको जाना जरूरी है? वो इतनी बेचैन और परेशान थी कि अपनी जर्मन के साथ साथ एक अजीब सी जुबान में बोलने लगी। हार्कर ने मुश्किल से उसकी बात समझी। जब हार्कर ने कहा कि वो बहुत जरूरी काम से जा रहा है और उसे जाना ही होगा, तो बुढ़िया ने फिर से उससे पूछ लिया, क्या आप जानते हैं कि आज कौन सा दिन है? हाँ, आज 4 में है। बुढ़िया
नहीं, वो तो मुझे भी पता है, पर क्या आप जानते हैं आज कौन-सी रात है? हार्कर ने कहा कि वो समझ नहीं पा रहा। तब बुढ़िया ने उसके कान में फुसफुसाना शुरू कर दिया। आज सेंट जॉर्ज ईव है। क्या आपको पता नहीं कि आज की रात जब घड़ी में 12 बजेंगे तो दुनिया के सारे भूत-प्रेत आज़ाद घूमेंगे? आप कहाँ जा रहे हैं? और आप किससे मिलने जा रहे हैं? वो बुढ़िया जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए उससे मिन्नतें करने लगी कि वो कम से कम 1-2 दिन और रुक जाए। हार्कर को ये सब अजीब और नौटंकी लग रहा था, पर उसकी तबीयत बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रही थी। फिर भी काम तो काम था। उसने उसे उठाया और कहा कि उसका फर्ज उसके लिए बहुत जरूरी है, उसे जाना ही पड़ेगा। बुढ़िया फिर से खड़ी हुई। उसने अपनी आंखें पोंछी और अपने गले से एक चांदी का क्रूसिफिक्स उतारा। हार्कर एक इंग्लिश चर्चमैन था। उसे सिखाया गया था कि ऐसी चीजों को आइडल माना जाता है। वो मना करना चाहता था, पर बुढ़िया की परेशानी देखकर वो मना नहीं कर पाया। बुढ़िया ने उसके शक्ल में शक देख लिया था। उसने अपने माला को हार्कर के गले में डाल दिया और सिर्फ 3 शब्द बोले। आपकी माँ के खातिर। हार्कर ने अपने डायरी में उस पल को लिख लिया। मुझे नहीं पता कि ये उस बुढ़िया का डर था या फिर यहाँ की भूतिया कहानी या फिर इस क्रूसिफिक्स का असर, पर अब मेरा मन बिल्कुल भी शांत नहीं रह रहा। उसने एक आखिरी लाइन भी लिखी जो एक आखिरी अलविदा जैसा था। अगर ये किताब कभी मीना तक पहुंची तो ये मेरा गुड बाय समझना। जाने से पहले हार्कर ने ब्रेकफास्ट में रॉबर स्टिक खाया था। इसमें मीट के टुकड़े को लाल मिर्च लगाकर सीख पर भुना जाता है और वाइन थी गोल्डन मेडियाच, जिसमें जुबान पर एक अजीब सी चुभन होती थी। उसने ज्यादा नहीं पिया था, इसलिए उसका दिमाग अभी तक बिल्कुल ठीक था। जब वो कोच पर चढ़ा तो उसने देखा कि ड्राइवर अब तक अपनी सीट पर नहीं बैठा। वो होटल की लैंडलेडी से बात कर रहा था। हार्कर श्योर था कि वो उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग बार बार उसके तरफ देख रहे थे। जब कोच चली, स्टेशन पे खड़े सारे लोग, जिसमें स्लोवेकियन डाकू जैसे दिखने वाले लोग भी थे, अपने गले में क्रॉस बनाए और हार्कर की तरफ ही देख रहे थे। वो सब चुपचाप थे, जैसे किसी के कुर्बानी को देख रहे हों। बॉर्गो पास की तरफ कोच आगे बढ़ी। कोच की स्पीड बढ़ी हुई थी। पहाड़ों पे बर्फ भी थी और जंगली हवा भी चल रही थी। जब शाम हुई तो कोच एक जगह जाकर रुक गई और हार्कर को पता चला कि काउंट की अपनी गाड़ी उसके इंतजार में खड़ी हुई थी। ड्राइवर का चेहरा साफ नहीं दिखा, बस एक लंबा सा कोट और अजीब टोपी में उसका चेहरा छुपा हुआ था। लेकिन वो ड्राइवर आम आदमी नहीं लग रहा था। उसकी ताकत इंसानों से अलग थी। हार्कर ने देखा कि गाड़ी के चारों तरफ बर्फ थी। ड्राइवर उतरकर बिना किसी तकलीफ के बर्फ को हटाने लगा, जैसे कि ठंड उसे छू भी नहीं पा रही थी। वो चलने लगी और इस बार रफ्तार डरावनी थी। घोड़े तेज दौड़ रहे थे। हर रास्ता ज्यादा खतरनाक होता गया। रात जैसे जैसे गहराती गई, जंगल ज्यादा खौफनाक लगने लगा था। दूर भेड़ियों की आवाज गूंज गई। ठंडी हवा, बर्फ से भरी जमीन। हार्कर की डायरी के हिसाब से मुझे लग रहा था जैसे हम रात भर
एक ही जगह घूम रहे हैं। हर पेड़ एक नया भूत लग रहा था, हर आवाज एक नया डर। फिर अचानक वो कुछ रुक गई, वो भी जंगल के बिल्कुल बीच में। जमीन से एक नीला शोला सा उठा, एक ब्लू फ्लेम। पुराने सुपरस्टिशंस के हिसाब से ये नीली आग वहीं जलती है जहां खजाना दफन होता है। ड्राइवर उतर के उस नीले आग के पास गया। उसने अपने कोट से कुछ पत्थर निकाले और जमीन पे निशाने बनाने लगा। फिर दूसरी आग के पास गया और वहां भी निशान बनाया। वो जैसे किसी चीज को खोज रहा था या किसी जगह को मैप कर रहा था। हारकर ये सब देखकर हैरान सा था। ड्राइवर वापस आया, बिना एक शब्द बोले, बिना हारकर की तरफ देखा। उसने कोच आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद नीली आग का सिलसिला फिर से शुरू हुआ। हारकर ने आखिरकार काउंट किया। 3 ऐसी आग उठी थी और तीनों बार ड्राइवर ने रुककर उन जगहों पर निशान बनाया था। हारकर को कुछ समझ नहीं आया। सब कुछ अननेचुरल लगा। उससे लगा कि ये ड्राइवर इंसान नहीं है, बल्कि शायद कोई दूसरे तरीके का जीव है, जो शायद काउंट ड्रैकुला का गुलाम है या फिर खुद काउंट है जो अपनी शक्तियां छिपा रहा है। लेकिन रात अभी भी और भी गहरी होने वाली थी और उसके डर को और भी ज्यादा शायद बढ़ाने वाली थी। थोड़ी देर बाद अचानक से भेड़ियों की आवाज बहुत नजदीक से आने लगी। भेड़िए कोच के आसपास दौड़ने लगे। उनके आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कोच को घेर रहे थे। एक पूरा झुंड उसके कोच को घेर रहा था। घोड़े तो डर के मारे कांप रहे थे। उनके माथे पे मानो पसीना सा था और वो आगे बढ़ने से मना कर रहे थे। ड्राइवर उन्हें हमेशा से ज्यादा जोर लगाने लगा ताकि वो आगे बढ़ सके। हारकर तो अंदर ही अंदर डर के मारे सूख गया था। पर ड्राइवर वो बिल्कुल शांत था, जैसे ये सब कुछ उसके लिए रोज की बात हो। जब भेड़िए और ज्यादा नजदीक आए तो उनकी सांस मानो हारकर को सुनाई दे रही थी। तब ड्राइवर ने सिर्फ अपना हाथ उठाया और एक अजीब आवाज में कुछ बोला, जिसे हारकर समझ नहीं पाया। वो जुबान कोई इंसान की नहीं लग रही थी। वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई राजा अपने गुलाम को हुक्म दे रहा हो। और उसी पर भेड़ियों का पूरा झुंड चुप हो गया। वो आंधी की तरह वापस जंगल में भाग गए, जैसे कि उन खौफनाक भेड़ियों को उस ड्राइवर ने कमान दे दिया हो। ये सब देखकर हारकर को पहली बार दिल से डर महसूस होने लगा। उसे लगा कि वो किसी सच्चे जादू या संकट के बीच में फंस चुका है। ये ड्राइवर, ये कोच, ये बोर्गो पास, ये सब कुछ मानो एक चाल था। कोच एक पुरानी टूटी फूटी कैसल जो पहाड़ के किनारे थी, वहां जाके रुक गई। ये कैसल बर्फ में डूबी हुई थी, अंधेरे में डूबी हुई थी। एक भयानक पुरानी कैसल, कैसल ड्रैकुला। कैसल के विंडो बिल्कुल काले थे, जैसे घुसपैठ के डर से रूह को अंदर ही छुपा ली गई हो। चारों तरफ एकदम खामोशी से थी। गेट धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगे। गेट पर कोई गार्ड नहीं था, बस एक सुनसान और डरावना रास्ता था जो मानो सीधा मौत की तरफ जाता हो। जोनाथन का गला सूखने लगा। उसके गले में बंधा हुआ वो क्रॉस अब ठंडा लग रहा था। और फिर कैसल के एंट्रेंस पर एक लंबी, पतली, सफेद चेहरे वाली शक्ल आई। वो आदमी बहुत लंबा था, एकदम पतला और लगभग सर से पांव तक
काले कपड़े में ढका हुआ था। उसके लंबे सफेद बाल थे और उसने एक बड़ी मूछ भी रखी हुई थी। हाथ में एक पुराना सा लांटर्न था। उसकी आंखें इतनी पतली थी मानो अंदर तक घुस रही हों। उसमें एक लाल सी चमक भी थी। उसने अपना हाथ हार्कर की तरफ आगे बढ़ा दिया। हाथ की पकड़ ऐसी थी मानो बर्फ की गठरी हो और उसमें अप्राकृतिक ताकत भी थी। वो आदमी एक अजीब सी आवाज में बोलता है, आपका मेरे घर में स्वागत है। आजादी से मेरे घर में कदम रखिए, सलामती से निकल जाए और जो मुस्कुराहट तुम्हारे पास है उसका हिस्सा यहीं छोड़ जाए। लेकिन फिर उसने नजदीक आकर अपने असली शब्द मानो हार्कर के दिमाग में डाल दी हो। बेझिझक अंदर आओ, पर याद रखो ये तुम्हारा स्वेच्छा से लिया गया निर्णय था। जॉनथन को तब तक पता ही नहीं था वो एक ऐसी जगह आ चुका है जहां से लोग सिर्फ कहानियों में वापस आते हैं। उसके माथे पे मानो ठंडी हवा चली और उसने घड़ी की आवाज सुनी। 12 बज चुके थे। सेंट जॉर्ज ईव खत्म हो चुकी थी और सारे भूत प्रेत अब आजाद थे। और दोस्तों, ये ही थी ड्रैकुला का पहला चैप्टर, जिसमें जॉनथन हार्कर अपनी मर्जी से अपने पैरों से सीधा काउंट ड्रैकुला के ट्रैप में घुस गया था।